हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडुसर ओरिजिन में। दोस्तों, आज बायोमोलिक्यूल्स जैव अणु के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करने जा रहे हैं और ये सारे क्वेश्चंस बेहद ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एग्जामिनेशंस में बायोमोलिक्यूल्स की अगर बात हो तो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं अक्सर। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अपलोड कर दिए हैं और इस वीडियो में आपको 2 नंबर के सवाल मिल जाएंगे। ज्यादातर आपके 2 नंबर में क्वेश्चंस आते हैं, छोटे मोटे सवाल आएंगे इस चैप्टर से और बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह जो होगा। अब ये 2 नंबर वाले क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व कर लोगे तो इससे सारा ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा। तो आइए डिस्कस शुरू करते हैं सारे क्वेश्चंस का बारी बारी से। पहला सवाल है आपके पास, डीएनए आरएनए में अंतर लिखे। तो डीएनए आरएनए की अगर बात कर लो तो डीएनए आरएनए में मेनली डिफरेंस उसके स्ट्रक्चर पर होता है और उसकी कार्य क्षमता पर होता है। डीएनए का अलग काम है, आरएनए का अलग काम है। अब डीएनए पहला डिफरेंस की अगर बात करें तो डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या होगा? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डी का मतलब डीऑक्सी, एन न्यूक्लिक और ये एसिड। तो डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए की बात करो तो आरएनए होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्लियर? आरएनए होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। पहला डिफरेंस है दोनों में। दूसरे डिफरेंस की बात करो तो डीएनए मुख्यतः कोशिका केंद्रक में पाया जाता है। अगर किसी कोशिका की बात हो तो हर कोशिका का केंद्र होता है, उसी केंद्रक में क्या पाया जाएगा? डीएनए। सिंपली उस केंद्रक में न्यूक्लिक एसिड होता है और न्यूक्लिक एसिड में कौन सा न्यूक्लिक एसिड होगा? तो डीएनए होगा। तो डीएनए मुख्यतः कोशिका केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए मुख्यतः कोशिका केंद्रक में गुणसूत्रों में पाया जाता है। क्लियर है? आरएनए की अगर बात कर ले तो आरएनए मुख्यतः कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाया जाएगा। आरएनए जो मिलेगा आपको ये कोशिका के कोशिका द्रव्य मिलेगा और डीएनए जो मिलेगा वो ये कोशिका के केंद्रक में मिलेगा, उसके गुणसूत्र में मिलेगा। तीसरा डिफरेंस पे आ जाओ। डीएनए द्विकुंडलित होता है। डीएनए कैसा होता है? द्विकुंडलित। इसकी द्विकुंडलित संरचना होती है और तथा इसके दोनों रज्जुक विपरीत दिशा में कुंडलित होते हैं। अगर डीएनए की संरचना की बात करो तो डीएनए का संरचना कुछ ऐसा होगा। एक ये संरचना हो गया। दूसरा अगर हम इसको ऐसे बनाना चाहें तो इस प्रकार से संरचना, इसको बोलोगे द्विकुंडलित, यानी एक दूसरे का। अगर इसको और अच्छे से बनाना चाहो आप, डीएनए होता है द्विकुंडलित संरचना। क्लियर? इस कैसे कर, ये होता है डीएनए का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ये डीएनए का, इसको आप क्या बोलोगे? द्विकुंडलित। ये कुंडलित, द्विकुंडलित, ये द्विकुंडलित संरचना होगा। डीएनए द्विकुंडलित संरचना होता है तथा इसके दोनों रज्जुक विपरीत दिशा में कुंडलित होते हैं। इसके जो दोनों रज्जुक होंगे ना, ये एक दूसरे का क्या होगा? अपोजिट, ये विपरीत दिशा में एक दूसरे के कुंडलित होंगे। और तीसरे डिफरेंस से बात कर लो, आरएनए में एकल रज्जुक एवं द्विरज्जुक पाया जाता है। आरएनए में क्या होगा? एकल रज्जुक एवं द्विरज्जुक दोनों पाया जाता है, परंतु यह कुंडलित नहीं होती। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आरएनए में कुंडलित नहीं होती। आरएनए में एकल रज्जुक और द्विरज्जुक दोनों पाया जाएगा, लेकिन आरएनए में कुंडलित की अगर बात करो तो आरएनए कुंडलित नहीं होता। डीएनए इस प्रकार से कुंडलित होते हैं लेकिन आरएनए इस प्रकार से कुंडलित नहीं होते। चौथे डिफरेंट, डीएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है। डीएनए क्या होता है? अनुवांशिक पदार्थ। अनुवांशिक कहने का मतलब है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपके चलता रहे। आपके फैमिली में जो पूर्वजों में जो घटनाएं हुई है, पूर्वजों में जो आपके गुण है, वो पूर्वजों का गुण आप में थोड़ा सा गुण कुछ ना कुछ शामिल हो जाएगा, तब उसको बोलोगे अनुवांशिकता। तो डीएनए की अगर बात करो तो ये अनुवांशिक पदार्थ होता है। डीएनए से ही पता चलता है किसी भी इंसान के रंग, किसी भी इंसान के कलर, किसी भी इंसान के गुण, ये सारे डीएनए से ही मिलते हैं। तो डीएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है, लेकिन आरएनए जब डीएनए के साथ रहेगा, जब आरएनए डीएनए के साथ रहेगा तब यह अनुवांशिक पदार्थ नहीं होता। जब आरएनए डीएनए के साथ होगा तब यह अनुवांशिक पदार्थ बिल्कुल नहीं होता। क्लियर है? ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस आप अच्छे से नोट कर लो। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और ये 2 नंबर में आए तो आप अच्छे से इसको लिख सको। दूसरा सवाल है, न्यूक्लिक एसिड किसे कहते हैं? न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है? तो न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक होता है। जो न्यूक्लिक अम्ल है वो न्यूक्लियोटाइड से बना है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में क्या करेंगे? कंबाइंड होंगे तो न्यूक्लिक एसिड बनेंगे। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड्स का एक बहुलक होता है जो एक महत्वपूर्ण प्रोटीन के निर्माण में, ध्यान देना इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, नोट करो इसमें, जो एक महत्वपूर्ण प्रोटीन के निर्माण में, आरएनए एवं डीएनए में परिवर्तित होने में और साधारणतः सभी जीवित कोशिकाओं सेल में पाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो न्यूक्लिक एसिड होंगे
अगर किसी कोशिका की बात करो तो उस कोशिका के केंद्रक में, प्रत्येक कोशिका का एक केंद्रक होगा, उसी केंद्रक में होगा न्यूक्लिक एसिड, और वो न्यूक्लिक एसिड में डीएनए आरएनए पाया जाएगा। तो न्यूक्लिक एसिड की अगर बात हो तो न्यूक्लिक एसिड क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड एक आपके न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक होता है, जो प्रोटीन के निर्माण में, अगर प्रोटीन बनना है तो उसके निर्माण में, डीएनए और आरएनए में परिवर्तित होने में, और साथ ही साथ सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। जितने भी जीवित कोशिकाएं हैं सारे में न्यूक्लिक एसिड पाए जाएंगे, और साथ में ये डीएनए आरएनए में परिवर्तित होने में भी काम आएगा। ये न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक होता है। दूसरी अगर बात कर ले आगे, जब प्रोटीन का ये निर्माण करेगा कौन? न्यूक्लिक एसिड। ये प्रोटीन के निर्माण में एक न्यूक्लिक अम्ल दो संरचना देता है। जब एक प्रोटीन के निर्माण होंगे न्यूक्लिक एसिड से, तभी न्यूक्लिक एसिड यानी प्रोटीन के दो संरचना देंगे, एक होगा प्राथमिक और ये दूसरा होगा द्वितीय। एक प्राथमिक संरचना होगा और साथ में क्या होगा? द्वितीय संरचना होगा। तो जो न्यूक्लिक एसिड होंगे दो तरह का स्ट्रक्चर देंगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। क्लियर है? छोटी सी बातें आप याद रखना, न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक होता है, साथ में यह महत्वपूर्ण प्रोटीन के निर्माण में, आरएनए एवं डीएनए में परिवर्तित होने में और साधारणतः सभी जीवित कोशिकाओं सेल में पाया जाता है। फिर जब ये न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन का निर्माण करेगा तो उस प्रोटीन के निर्माण में न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार का संरचना देगा, और वो संरचना होगा प्राथमिक और द्वितीयक। क्लियर है? अगले सवाल पे आगे, एमिनो अम्ल क्या होता है? तो एमिनो अम्ल प्रोटीन से बनता है एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड होता है, ये कार्बोक्सिलिक और एमीन ग्रुप का यौगिक होगा। ये किसका किसका होगा? कार्बोक्सिलिक भी होंगे और साथ में एमीन ग्रुप भी होंगे एमिनो एसिड में। तो वैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल का यौगिक जिसमें NH3 क्रियाशील मूलक भी उपस्थित होता है, जिसमें NH3 मतलब एमिनो क्रियाशील मूलक भी उपस्थित होता है, उसे एमिनो अम्ल कहा जाता है। क्लियर है? तो एमिनो अम्ल एक प्रकार का एसिड है ना? एक ऐसा ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का एसिड है। ये इस एसिड में आपके एमिनो ग्रुप शामिल होंगे। एमिनो की बात करो तो NH3, तो इसमें NH3 शामिल होगा, तो इसी को आप क्या बोलोगे? एमिनो एसिड। ये तो उसका फार्मूला रहा NH2CH2COOH, ये है आपका एमिनो एसिड। और ये अलग अलग होते हैं, अल्फा एमिनो एसिड वगैरह, है ना? तो ये सवाल आपसे अगर पूछा जाए तो आप उसको बना सकते हो वेरी इजीली। एंजाइम की बात करो, अगले सवाल पे आ जाओ। एंजाइम किसे कहते हैं? एंजाइम की अगर बात कर ले तो एंजाइम एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। एंजाइम क्या होता है? एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, और वो रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करवाता है, परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग कभी नहीं लेता। ये एंजाइम का सबसे मेन काम है। एंजाइम की अगर बात करो तो ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, परंतु रासायनिक अभिक्रिया संपन्न करवाएगा, और ये एंजाइम एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करेगा। अब जैसे हमारे बॉडी में भूख नहीं लगना, है ना? अगर जो हम खाते पीते हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाए, अगर नहीं पचता है तो उसमें हम क्या करते हैं? एक उसका सिरप आता है ना? एंजाइम रिस्ट। वो एंजाइम अगर लो तो वो एज ए कैटलिस्ट का काम करेगा। वो एंजाइम क्या करेगा? हमारे शरीर के अंदर जो पाचन तंत्र है उस पाचन तंत्र को मजबूत बना देगा, और मजबूत बना देगा तो खाना पचना शुरू हो जाएगा। तो ये बातें होती है। तो एंजाइम एज ए कैटलिस्ट का काम करेगा, उत्प्रेरक का काम करेगा। तो एंजाइम एक प्रकार का उत्प्रेरक होता है, और साथ में प्रोटीन भी होता है। तो मेनली क्या है? एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ध्यान देना इसमें, ऑब्जेक्टिव सवाल यहाँ से आते हैं, ऑब्जेक्टिव सवाल आपसे पूछे जाएंगे। एंजाइम एक प्रकार का क्या है? तो प्रोटीन है। तो एंजाइम किसे कहते हैं? तो एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो ताप तथा पीएच के मध्य, टेम्परेचर और पीएच के मध्य विशिष्ट जैविक क्रियाओं को अति उच्च दर से संपन्न कराता है। जो हमारे बॉडी के अंदर अम्ल की जो मात्रा होती है उसका पीएच मान और जो टेम्परेचर होता है, इन दोनों के बीच में क्या करेगा? रिएक्शन कराएगा, और रिएक्शन की दर को उच्च करवा देगा, यानी उच्च दर से संपन्न कराती है, तथा यह उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। जो एंजाइम होगा किसकी तरह कार्य करेगा? उत्प्रेरक की तरह। एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है। सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट्स आप इसको नोट करो। एंजाइम एक प्रकार का क्या होता है? प्रोटीन, जो टेम्परेचर, ताप तथा पीएच के मध्य विशिष्ट जैविक क्रियाओं को अति उच्च दर से संपन्न करवाता है। हमारे बॉडी के अंदर जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, उस रासायनिक अभिक्रियाओं में टेम्परेचर और पीएच, यानी हमारे बॉडी के अंदर जो पेट में अम्ल की मात्रा होती है उसका पीएच मान,
और पेट में जो टेम्परेचर जाता है, खाना खाने के बाद जो तापमान बनता है, उन दोनों के बीच में क्या कराता है, रिएक्शन करवाता है, और रिएक्शन की दर को क्या करवाएगा, हाई कर देगा, और हाई रेट पर उस रिएक्शन को संपन्न करवाएगा। यह एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। क्लियर है बातें? अब देखो कुछ एंजाइम है इसके, कुछ ऐसा एंजाइम है जो रिएक्शन को किसमें कन्वर्ट करता है। एंजाइम है आपका पेप्सिन। पेप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन्स को अल्फा एमिनो अम्ल में बदलता है। जो हम प्रोटीन अपने खाने में लेते हैं, जो प्रोटीन हमारे आवश्यक, जो प्रोटीन हमारे शरीर में पाया जाता है, वो पेप्सिन एंजाइम क्या करेगा, उसको अल्फा एमिनो एसिड में बदलेगा। अब ये अल्फा एमिनो एसिड की बात करो तो प्रोटीन की अगर बात करो तो प्रोटीन्स टोटल होते हैं 40, यानी 20 आवश्यक प्रोटीन और 20 एमिनो एसिड जिसमें 10 आवश्यक होते हैं और 10 अनावश्यक होते हैं। 10 आवश्यक एमिनो एसिड और 10 अनावश्यक एमिनो एसिड। तो अनावश्यक और आवश्यक की अगर बात होगी तो आवश्यक एमिनो एसिड जो हम लेते हैं, जो हमको जरूरी है, अनावश्यक एमिनो एसिड जो हमारे शरीर में ऑलरेडी पहले से मौजूद होता है। तो कुछ एमिनो एसिड हमारे शरीर में ऑलरेडी पहले से मौजूद रहता है और कुछ एमिनो एसिड हम बाहर से लेते हैं। तो पेप्सिन की अगर बात करो तो पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन को किस में बदलेगा, अल्फा एमिनो एसिड में बदलेगा। पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन को अल्फा एमिनो अम्ल में परिवर्तित कर देगा। दूसरा है न्यूक्लियेज। दूसरा क्या है, न्यूक्लियेज। ये न्यूक्लियेज एंजाइम डीएनए या आरएनए को न्यूक्लियोटाइड्स में बदल देगा। न्यूक्लियस क्या करेगा, डीएनए या आरएनए को किस में बदलेगा, न्यूक्लियोटाइड्स में बदलेगा। तीसरा एंजाइम है आपका इन्वर्टेज। इज द इंपॉर्टेंट, ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं। इन्वर्टेज क्या करेगा, सुक्रोज को ग्लूकोज या फ्रक्टोज में बदलेगा। जो सुक्रोज है, सुक्रोज की अगर बात हो तो सुक्रोज मतलब क्या, हमारे बॉडी, चीनी, शर्करा है ना, चीनी का जब जल अपघटन कराओगे तो जल अपघटित होकर वो क्या बदल देगा, वो दे देगा ग्लूकोज देगा और साथ में फ्रक्टोज देगा। तो जब जल अपघटन कराओगे चीनी का, तो चीनी का जल अपघटन कराओगे तब ये, जब ये डाइसेक्राइड होगा, चीनी डाइसेक्राइड है, डाइसेक्राइड जल अपघटन होके, यानी सुक्रोज जल अपघटन होके ग्लूकोज और फ्रुक्टोज देगा। तो किसकी उपस्थिति में ये जल अपघटन होगा, तो उस एंजाइम का नाम है इनवर्टेज। इसी के साथ ये जल अपघटन होगा। जब उसमें इनवर्टेज डालोगे तो सुक्रोज क्या बदल देगा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। अब अगला सवाल है, इंपॉर्टेंट है और ऐसे जनरली जानते भी हो सारे। 2 विटामिन का नाम बताओ, किसी भी 2 विटामिन, विटामिन ए बी सी डी ई के, है ना, किसी भी 2 विटामिन, इसमें से किसी भी 2 विटामिन का नाम बताओ और उसकी कमी से होने वाला रोग के नाम बताओ। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग, रतौंधी। दूसरा ले लिया अपन विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग, अस्कर्वी, है ना। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग, रतौंधी। और विटामिन ए का नाम क्या है, यहाँ पे देखो नाम लिख देते हैं। विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। क्या इसको बोलोगे आप, रेटिनॉल। विटामिन ए को क्या बोलोगे, रेटिनॉल। और विटामिन सी को क्या बोलोगे, एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। विटामिन ए को क्या, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन ए को रेटिनॉल। रतौंधी विटामिन ए की कमी से, अस्कर्वी जो रोग होता है ना, अस्कर्वी रोग मतलब मसूड़े से ब्लड आना, है ना, या फिर चर्म रोग, चमड़े पे आपके स्किन पे लाल लाल धब्बे आ जाना, जिसको चर्म रोग के नाम से जानोगे, वो भी विटामिन सी की कमी से। और विटामिन ए की कमी जो रतौंधी रोग होता है, इसको विटामिन ए का स्रोत क्या होगा, तो विटामिन ए का स्रोत गाजर है, हरी सब्जियां हैं, पालक है जिसमें आयरन की मात्रा होगी, वो विटामिन ए का स्रोत है। विटामिन सी का स्रोत क्या है, तो जितने भी खट्टे फल हैं, खट्टे फल, नींबू, संतरा, है ना, ये सारे के मैक्सिमम खट्टे फल में, अंगूर, है ना, मैक्सिमम खट्टे फल में क्या पाया जाता है, आपके विटामिन सी पाए जाते हैं, जो चर्म रोग के लिए यानी अस्कर्वी रोग के लिए सबसे बेहतर कारक होता है, ठीक है। तो ये सारे विटामिन, आप किसी भी 2 विटामिन का नाम लिख दो, ए डी का नाम लिख दो, बीसी का नाम लिख दो, क्लियर है। तो ये सारे के सारे आपके क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।